Hello dear learners, came through. Yes, so without wasting much of your time, we will start today's video straight and forward. आज का वीडियो है पेपर 1 अगस्त 2011 का और ये इस सीरीज़ का पेपर 1 लास्ट रहेगा. हमारे अभी हिस्ट्री के पेपर 2 और 3 बाकी है 13 एंड 11 के. हम वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम के पहले. सो डोंट वरी एंड हियर वी विल स्टार्ट द एग्ज़ाम, वी विल स्टार्ट द पेपर. तो हमारा पेपर तो 75 मिनट्स का था, 100 मार्क्स, वही 60 क्वेश्चंस है टोटल और हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे इसमें. एंड यूज ऑफ एनी कैलकुलेटर और लॉग टेबल इज प्रोहिबिटेड. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First, the best indicator of meaningful learning is the ability to achieve more than 80% marks in the examination, express the content learned without a single mistake, apply knowledge in solving problem, retain knowledge for a long time and recall it randomly. So, कौन सा सबसे बेस्ट इंडिकेटर रहेगा? ऑप्शन सी, अप्लाई नॉलेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. 2. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ स्टूडेंट इज एन एक्टिव लर्नर. एक्टिव लर्नर यानी कि सक्रिय, लाइक जो काफ़ी पार्ट लेता है हर चीज़ में. अटेंड्स क्लास रेगुलरली. बच्चे तो कितने सारे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं. वैसे ही जैसे आप बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट बहुत कम लाइक भी करते हैं और उससे कम व्यू कमेंट्स करते हैं. सो और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है. वैसे ही एक्टिव लर्नर्स के लिए तो सबसे पहली बात, अटेंड क्लास रेगुलरली, नो. डिलीजेंटली टेक्स नोट्स ऑफ द लेक्चर्स, नॉट पॉसिबल. या इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव बट नॉट कंप्लीटली एक्टिव. पैसिव भी नोट्स लेते हैं. ऑलवेज आंसर टीचर्स क्वेश्चन, ओके. चैलेंजेस टीचर स्टेटमेंट ही डज नॉट अग्री विथ. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चैलेंजेस टीचर स्टेटमेंट. लाइक दे आर शोइंग कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्लास में, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और जैसे ही टीचर ने कुछ अगर बोला है और वो समझ में नहीं आया तो उसे तुरंत क्रॉस करना या फिर चैलेंज करना. थर्ड, लर्निंग इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन रेगुलर अटेंडेंस, मोटिवेशन टू लर्न, हाई इंटेलिजेंस लेवल, एबिलिटी टू मेमोराइज. तो इट इज़ मोटिवेशन टू लर्न. अगर जब तक पढ़ने का मन ही नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा मन से, तब तक तो पढ़ाई होगी ही नहीं. कितनी वीडियोस देख लो, कितनी नोट्स बना लो, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे ही जमेगा. इसीलिए रिविजन इज मस्ट. फोर्थ, इन विच सिचुएशन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. ब्रेन स्टॉर्मिंग माने कि बार बार रिपीट करना, लाइक ब्रेन को चैलेंज करना कि वो सबसे बेस्ट आउटकम दे रिपीटेडली. विच सॉल्व अ टफ while solving a tough maths problem, okay. While identifying the various attributes of a historical character, while guessing the culprit in a murder mystery, while coming up with the ideas to reduce water wastage. अभी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट, पर इसमें सारे स्टूडेंट्स थोड़ी ना एक्टिवली पार्ट लेंगे. तो हम टोटल स्टूडेंट्स को कंसिडर कर कर हम बात करेंगे, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वाइल कमिंग अप विद द आइडियाज़ टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज. हाँ, इसमें भी पूरे स्टूडेंट्स तो एकदम एक्टिव रोल नहीं लेंगे बट मोस्टली तो हर कोई सोचता है कि पानी कम वेस्ट करे. इफ आप मराठवाड़ा जैसे दुष्काल भाग से आते तब तो आप पक्का सोचते होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट कंप्यूटर असिस्टेड प्रेजेंटेशन. अनट्रू मतलब कि फॉल्स. It can free the teacher to pay more attention to students, okay. It makes a student a passive learner. It can be developed by the teacher. It provides scope for students interaction. तो यहाँ पे क्या पूछा है? अनट्रू माने कि फॉल्स. फॉल्स कंप्यूटर असिस्टेड प्रेजेंटेशन. तो ये जो पहला ये तो करेक्ट आएगा कि टीचर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे स्टूडेंट्स के ऊपर. इट कैन मेक अ स्टूडेंट पैसिव लर्नर, नो. यहाँ पर प्रोवाइड स्कोप फॉर स्टूडेंट इंटरेक्शन है. अगर इंटरेक्शन होगा तो स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. 6. Which of the following is the least important criterion while evaluating an open-ended question? Figurativeness of language, inclusion of all relevant points, logical organization of points, originality in presentation. अभी open-ended questions क्या होते हैं? ऐसे questions जिनके कोई definite answers नहीं रहते. Like हम अपने mind को एकदम unrestricted way में अलग अलग answers दे सकते हैं. Suppose अगर कुछ चीज़ है जैसे कि मून से रिलेटेड है या फिर मून इतनी लाइट इमिट करता है और फिर भी वो फेजेस में आता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. तो उनके लिए जो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं कि आप अनलिमिटेड उसके ऊपर आंसर्स दे सकते हो, कितने भी आपके मर्ज़ी के हिसाब से. जैसे बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस में होता है
हर चीज़ के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं वैसे। फिगरेटिवनेस ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन ए, यहाँ पर क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है फिगरेटिवनेस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज को एक प्रॉपर वे में बताना, लाइक उसमें लैंग्वेज या अगर आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश तो आप इंग्लिश में ही आंसर देंगे, बट वो आंसर इंग्लिश में टू द पॉइंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि वर्ड, जैसे पूरे सेंटेंस का जो रूल रहता है वैसे ही आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं रहता है। आप शॉर्ट भी दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी दे सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स, येस। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, येस। ओरिजिनलिटी, खुद की ओरिजिनलिटी रहना ज़रूरी है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आपको खुद को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें। 7th, बिलीव अनलाइक नॉलेज रेफर्स टू थिंग्स दैट वन एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रूफ। बिलीव माने कि विश्वास, मन में जो आता है कि बिलीफ है मुझे कि मैं ये इस बार ये एग्ज़ाम पक्का पास कर लूँगी, तो वैसे वाला जो रहता है स्ट्रॉन्ग, वो बिलीव रहता है। उसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि लाइक मन में जब ठान लिया है तो हम पक्का कर लेंगे, उसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए कि मुझे क्या लगेगा, ये होगा या नहीं। बिलीफ अलग रहता है। और नॉलेज, अनलाइक नॉलेज फैक्ट बेस्ड रहता है, प्रूफ बेस्ड रहता है, बट बिलीफ के लिए कोई प्रूफ्स, कोई फैक्ट्स नहीं लगते। 8th, reality for scientific research exists in the opinions, empirical world, assumptions, notions. सो रियलिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम्पेरिकल वर्ल्ड। अभी एम्पेरिकल वर्ल्ड क्या रहता है, एविडेंस बेस्ड रहता है, मतलब कि आप अगर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी एकमात्र रियलिटी क्या रहेगी, एकमात्र उसका सच क्या है कि वो एविडेंस बेस्ड रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड रहना चाहिए, हवा में बात नहीं करने की। जो पॉइंट है वो सारे एविडेंस, उसके लिए पक्के ठोस एविडेंस चाहिए, तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। दैट इज़ रियलिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो एम्पेरिकल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, एविडेंस बेस्ड रहना है। आगे, A researcher does not accept any finding as true unless the finding is subjected to testing procedure which is open to public inspection. Such a principle is known as objectivity. Option A, objectivity. A research does not accept any finding as true unless the finding is subjected to testing procedure which is open to public inspection. Open to public inspection. Objectivity मतलब कि इसमें नो फेवरेटिज्म, मतलब एकदम इम्पार्शियल वे में उसका इंस्पेक्शन होगा, पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, कोई बायसनेस नहीं रहेगी, वो रहता है ऑब्जेक्टिविटी। ओके, न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल स्टैंड रहना चाहिए, और वो भी ऑब्जेक्टिविटी की तरह ही होता है। सॉरी, आज थोड़ी आवाज़ें ज़्यादा है। यस, तो हम सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि इमोशंस की वजह से या फीलिंग्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी आती है। फिर सेरेंडिपिटी कब रहती है, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जाए, गुड लक जो हो जाता है किसी के साथ में, बहुत कुछ एकदम से अच्छा हो जाता है, तो उसे सेरेंडिपिटी बोलते हैं। एंड न्यूट्रलिटी माने कि जैसे ऑब्जेक्टिविटी में किसी एक का पक्का मानेंगे हम, मतलब जो फैक्ट बेस्ड रहेंगे, जो ट्रू रहेंगे, हम उनको कंसिडर करेंगे, बट न्यूट्रलिटी में तो वो दोनों को कंसिडर नहीं करता है, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करते, वो रहते हैं न्यूट्रलिटी। 10th, द रिसर्च मेथड विच हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस लाइक वाई एंड हाउ अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस लाइक व्हाट रेफर्स टू। कौन सी रिसर्च मेथड में रहेगा ये, हमने इसके बारे में बात भी की है। इट इज़ ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च माने जो एकदम डीपर इंसाइट्स में बिलीव करते हैं, प्रोवाइड्स डीपर इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। उसमें हाइपोथेसिस जनरेट हो सकती है, और फिर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी डिटेल्ड रहती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इसीलिए हमारे जो वाई, हाउ एंड व्हाट के आंसर्स है वो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च की वजह से मिलेंगे। ओके, इसी के साथ में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी मतलब देख लेंगे। वैसे मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी पहले बात की है, पहले के वीडियोस में। अभी वो मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में, आप कमेंट्स में कुछ बताते ही नहीं हो आजकल, कमेंट्स भी कीजिए, आपका नॉलेज भी रिवाइज होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, फोकस इज ऑन क्वांटिफाइंग द कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ डाटा। इसमें डाटा एनालिसिस रहता है। क्वालिटेटिव में हाउ, वाई एंड ऑल के आंसर्स रहते हैं, इसमें डाटा एनालिसिस रहता है। फिर नंबर्स, लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टांस, एकदम नंबर बेस्ड। क्वांटिटी माने कि नंबर्स, वो संख्यात्मक, देखो संख्यात्मक संशोधन।
तो वैसे, और क्वालिटी का है गुणात्मक। अभी क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब तो आपको पता ही है। आगे 11, द डिटेल होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कल्चर इज नोन एज इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का क्या मतलब होता है? एक तरह से साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर, मतलब कि होलिस्टिक ही, जो होलिस्टिक है साइंटिफिक है एक ही, वे ऑफ लाइफ ऑफ कल्चर की अलग अलग कल्चर्स कैसे रहते हैं, उनका क्या वे ऑफ लाइफ है, कैसे वो हर चीज़ को एसोसिएट करते हैं अपने लाइफ से, वो सब कुछ इथनोग्राफी के अंदर आता है। और फिर अपना इथनोलॉजी, ये तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन रहता है इथनोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, फिर वो कितने भी रहे वो सबके बीच का कंपैरिजन। आगे जाएंगे हम। इथनो स्टडी तो इथनोग्राफी से रिलेटेड ही होती है। और इथनिक डिस्क्रिप्शन माने कि खुद की इथनिसिटी, मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करना वर्ड्स में कि मैं इस इथनिक ग्रुप से बिलोंग करती हूँ या ऐसे। 12, प्री टेस्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टूल इज डन इन द केस ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी केस में प्री टेस्टिंग की जाती है ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टूल। और ये क्यों की जाती है? ताकि हम एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट क्वेश्चंस पूछे। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ये, दैट आर आंसर्ड बाय मेनी पीपल। जैसे इंटरव्यू में रहता है वैसे ही एक टाइप का इंटरव्यू का पार्टी रहता है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके हम काफ़ी लोगों से, रैंडम लोगों से जाकर आंसर पूछते हैं और इससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अभी तो हमारा पैसेज है। चलिए तो हम आज पैसेज देखेंगे। अभी हम पैसेज मतलब रीड नहीं करने वाली हूँ मैं, आपको मैं डायरेक्टली आंसर्स दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप पैसेज देख लेना। और हाँ, इस बार मैं टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक शेयर करने वाली हूँ और चैनल की भी लिंक शेयर करने वाली हूँ। अगर कोई पर्सनल डाउट्स है, कुछ भी रहे, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं उस पर तुरंत आंसर दे दूँगी या फिर थोड़ी देर में तो दे ही दूँगी। और अगर कोई डाउट्स नहीं है, सिर्फ पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वहाँ पर पीडीएफ्स, हर जो पीडीएफ चाहिए वहाँ पर सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। नंबर डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। So 13, preservation and development of freedom of opinion depends on making possible debates on issue. Option D। ये देखो, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। Freedom of opinion are not only a matter of adhering to abstract legal right, but also very urgently a matter of organizing and arranging sufficient debate। तो ये अभी क्या करना है, इतना कुछ लोड नहीं लेना है। मैंने वो टेक्निक बताई थी क्या करनी है अपने को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना एग्जाम में, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप सपोज देखो प्रिजर्वेशन वर्ड है या फिर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, डेवलपमेंट है, ये वर्ड से रिलेटेड आसपास में वो उस पैसेज में कौन से वर्ड लग रहे हैं, वहीं पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं और पूरा पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, और ये जब पढ़ते रहिए तब थोड़ा ओपन माइंड से पढ़ना, क्योंकि आपको एंड में टाइटल सजेस्ट करना रहता है। जो लास्ट क्वेश्चन रहता है 18th वाला, उसमें टाइटल बताना है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। 14, for maintaining freedom of opinion it is necessary to control those who do not allow debate। ये सब पैसेज में दिया हुआ है, मैं उसी के आंसर बता रही हूँ। 15, the ultimate aim of free oratory is to find the truth। ऑप्शन डी। 15th का है ऑप्शन डी। 16, freedom is valuable because it allows us to correct our opinions। ऑप्शन 16th का है ऑप्शन बी। 17th question, which of the following statements is not true? It is possible to have democracy without opposition। Okay। A, option A, it is possible to have democracy without opposition। How is it possible? ऐसे तो ऐसे भी नहीं है और पैसेज में भी दिया हुआ है, it is not possible। Choose the most, अभी हाँ टाइटल है, choose the most appropriate title for the passage from the following। तो इसका आंसर है ऑप्शन A, the indispensable opposition, the indispensable opposition। ब्लैबर माउथ हो गया था अभी कंडीशन। 19th, the categories of communication like group communication and mass communication are based on the classifying criteria of ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्या पूछा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैटेगरी में आते हैं ये सारे? ये आते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ग्रुप कम्युनिकेशन में मोर देन 2 बट लेस देन सम, ज़्यादा लोग नहीं होते, 10 अराउंड कुछ लोग आते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। बट मास कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे लोग आते हैं। मास कम्युनिकेशन का फॉरएवर एग्जाम्पल है मेरा आप और मैं आप जैसे सारे लोगों के साथ मैं मास कम्युनिकेट कर रही हूँ। 20, द फेमस स्टेटमेंट मीडियम इज द मैसेज बाय मार्श मैक्विलन एक्चुअली इम्प्लाइज। स्टेटमेंट क्या है? मीडियम इज द मैसेज। अभी
इस मार्क्स मैक्यूलन की थ्योरी पता रहे ना रहे, ये सब कुछ बात की बात है, बट अभी हम सिर्फ ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शेप्स ह्यूमंस मोर फंडामेंटली देन द मैसेज। हाँ, ये लग रहा है कहीं ना कहीं सही। मैसेजेस इन कम्युनिकेशन शेप ह्यूमंस फंडामेंटली देन द मीडियम इन विच दे आर कैरिड। ओके, अ मीडियम एंड मैसेज आर अनरिलेटेड। नहीं, ये तो उनके इससे तो डायरेक्ट विपरीत है, एकदम अपोजिट है। व्हेन इट कम्स टू शेपिंग ह्यूमंस इन लॉन्ग रन, मीडियम एंड मैसेज आर इंडिपेंडेंट entities and have very less role in shaping humans. सॉरी, आज थोड़ा सा मिसप्रोनाउंसिएशंस हो रहे हैं। Our day was little hectic, no doubt। हमारा आंसर है 20 का ऑप्शन ए मीडियम। अभी सीधा सीधा एकदम सोपे भाषा में बात करेंगे, ठीक है। मीडियम इज़ द मैसेज, ये बोला है, मीडियम इज़ द मैसेज, मतलब कि जो साधन है हमारा वही हमारा मैसेज है। और इसके लिए पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शिप्स ह्यूमंस मोर फंडामेंटली देन द मैसेज। सपोज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मानो जैसे कि कोई बैनर लगा हो, या फिर कोई टीवी में ऐड आती हो, या फिर कोई भी ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता हो, बहुत अट्रैक्टिव रहे, तो हम वो मीडियम को पहले देखते हैं और उसके बाद में उसका मैसेज पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शिप्स ह्यूमन मोर फंडामेंटली देन द मैसेजेस। समझा? अभी हम 21 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज? नॉट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्टर, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच कौन सा है? वो पार्ट आएगा वर्बल कम्युनिकेशन में। और ये बॉडी लैंग्वेज किस में आता है? नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज आता है। आगे 22, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूजफुल फॉर टीचर्स इन अ क्लासरूम बेस्ड टीचिंग मेनली बिकॉज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों यूजफुल है? इट हेल्प्स इन क्लास कंट्रोल, ओके, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टीचिंग पॉइंट्स, ओके, इट कैन बी इजीली कॉपीड बाय स्टूडेंट्स, इट मेक्स द टीचिंग मटेरियल अट्रैक्टिव। अभी कॉपी करना तो गलत बात है ना, फिर वो कुछ भी रहे, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टीचिंग पॉइंट्स। अभी एकदम पावर पॉइंट पहले बना लेते मैम जो टीचर रहते हैं, और फिर उसको क्लास में प्रेजेंट करते, तो वो उसमें जो पहले से प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसमें सारे पॉइंट जो पढ़ाने हैं वो पूरे ऐसे लिखे हुए। कभी कभी होता है ना कि हम क्लास में बोर्ड पर लिखते भूल जाते हैं, तो पावर पॉइंट तो हम सामने नोट्स वगैरह रख कर बनाते हैं, तो उसमें भूलने का तो स्कोप नहीं है। पावर पॉइंट में बताते आप पूरे पॉइंट्स कवर कर लो, सामने वो स्क्रीन है उसमें क्या लिखा हुआ है ये पता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। हेल्प्स इन क्लास कंट्रोल, क्लास तो बाकी तरीक़ों से भी कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही ज़रूरी थोड़ी ना है। एंड टीचिंग मटेरियल अट्रैक्टिव होता है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली उसी के ऊपर। वो टीचर को यूज़फुल इसके लिए नहीं रहता ना, अट्रैक्टिव है इसलिए, उसका कुछ बहुत अच्छा यूज़ है इसीलिए अट्रैक्टिव है, और इसीलिए वो यूज़फुल है। 23, अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इन्वेंशन, मतलब सबसे पहले से सबसे आखिरी में। तो एकदम लॉजिक है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आई थी, तो अभी 4 किस में पहले, ये इसमें 2 में 4 पहले, और टेलीविज़न सबसे आखिरी में आई थी, तो 1, इसीलिए आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, रेडियो और टेलीविज़न। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले तो फ्रांस में आई थी 15th सेंचुरी में, फिर वही उसके बाद में टेलीग्राफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और फिर 18 समथिंग में है। रेडियो भी वही 1890 समथिंग, एंड टेलीविज़न तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में आया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया इन इंडिया इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आर्टिकल 19। अभी फिल इन द ब्लैंक बाय एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अभी इसके लिए ना जो चाहे जितने चाहे लॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन देखा था मैंने तो लॉजिक यूज़ किया था कि यहाँ पर पहले 2 है, यहाँ पर पहले 1 है, यहाँ पर पहले 3 है, यहाँ पर पहले 2 है, वैसे 4 3 5 फिर यहाँ पर आएगा 4। समझा? देखो कैसे, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 2 3 3 3 3 4 फिर 5, इस तरह से, ऐसा भी एक तरीका है। और सबसे ज़्यादा ऐसा एकदम टू द पॉइंट है कि 32 माइनस 21 करो तो 11 का डिफरेंस आता है। वैसे ही सारे जो 12 माइनस 23 माइनस 12 करो, फिर 34 माइनस 23, 54 माइनस 43, और फिर 45 माइनस 34 करेंगे तब भी 11 आएगा। ऐसे कोई भी मेथड यूज़ कर लो, आपका आंसर तो आना है 45। ठीक है, ऑप्शन ए
पहला मैंने क्या बोला था, मैंने तो एकदम बेसिक यूज़ किया था कि यहाँ पर 2 1 है तो 1 2, 3 2 है तो 2 3, 4 3 है तो 3 4 और 5 4 है तो 4 5। ये तो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था। ऐसे कभी कभी ना इतने हार्ड क्वेश्चंस होते नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर लो, थोड़ा सा फन ला लो पढ़ाई में, एग्जाम एकदम ईजी हो जाएगी। 26 फिल इन द ब्लैंक बाय एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज ACD GHI UV W XY। अभी क्या बताया है कि A दिया है और अभी B छूटा CD आएगा, तो एक छूटा CD, फिर CD के बाद में अभी 2 छोड़ेंगे हम, EF छोड़ेंगे तो आया GHI, अभी GHI 3 छोड़ेंगे, I के बाद में आता है J K और L 3 छोड़ेंगे, तो अब L के बाद में क्या आता है M N O P, फिर अभी P के बाद में यहाँ पर हमने 3 छोड़ा, तो अब हम कितने छोड़ेंगे 4, Q R S T, फिर आया U V W X Y, हो गए 5। तो ऐसे ही हमारा आंसर क्या है M N O P। समझा अभी आपको क्या छोड़ा हमने, यहाँ पर B छूटा था एक नंबर, यहाँ पे 2 छोटे थे, फिर यहाँ पे 3 छोड़े, फिर यहाँ पे 4 छोड़े। उन्होंने ऐसे जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे गैप बढ़ रहा था उनके बीच में। अभी आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 27 इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ईच डिजिट इज कोडेड एज ए लेटर, ठीक है। इफ 1 2 3 इज कोडेड एज BCD। अभी हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि 1 2 और 3 को क्या नंबर दिया है, B दिया है, C दिया और D दिया है, तो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ H स्क्वायर और H2, H स्क्वायर पकड़ लो उसको क्योंकि अभी उसका स्क्वायर होने वाला है। तो अभी यहाँ पर D को दिया है तो अभी 4 आएगा E, 5 आएगा F, 6 आएगा, 6 क्या आएगा G और 7 आएगा H। तो H को क्या नंबर आया 7, तो हम 7 का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अभी यहाँ पर H तक लिखा है, 8 आएगा I और 9 आएगा J, 9 आएगा J। तो अभी 4 कहाँ पर है, ये 4 और 9 कहाँ पर है, ये 9। तो हमारा नंबर क्या है E और J, EJ। तो हमारे पास ऑप्शन है क्या EJ का, यस ऑप्शन C EJ। ऐसा सच क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट अगर ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ABCD वाले जितने भी पेपर्स में आए थे अभी तक के, तो वो सारे हमको पता है कि क्या मेथड रहता है, क्या लॉजिक से क्वेश्चन देते हैं, तो हम वो बेसिस पर इसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पता रहने के बाद में तो हम कोई ना कोई लॉजिक यूज़ ही कर सकते हैं ना, बस। अभी आगे 28 चूज द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। ऐसा नंबर चूज करो जो कि बाकी सारे नंबर से डिफरेंट रहे। तो अभी करो, अगर कुछ समझे नहीं ना सबसे पहले एडिशन करके देखना चाहिए सारे नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर एडिशन कर लो 128, तो 1 + 2 + 8 11, फिर 1 + 4 5 + 7 11, सॉरी 12, ये 12 आएगा, 164 4 10 11, 173 11। तो सबसे और क्या आया ऑप्शन B 147 जो कि 12 है। ठीक है, समझा अभी आपको। आगे 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी क्या दिया है ना, टर्म दिए है, A दिया है DIQY। अभी A के नीचे 1 आता है, D के नीचे 4 आता है, फिर I के नीचे आता है 8, नाइन आता है, सॉरी I 9, J K L M Q के नीचे आता है 17 और Y के नीचे आता है 25। मतलब ये सारे नंबर पर है कि 1 पर A है, 4 D 4, I 9, Q 17 एंड Y 25। तो अभी 1 4 9 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर आता है 16, बट यहाँ पर नंबर क्या दिया है 17। तो इसीलिए हमारा ऑड क्या है या रॉन्ग क्या है, ऑप्शन C Q, ऑप्शन C Q 5 स्क्वायर 25। समझा, स्क्वायर के बेसिस पर निकाला गया है ये। नंबर निकालो, स्क्वायर देखो वो स्क्वायर है या नहीं, कभी क्यूब भी रह सकते हैं बट क्यूब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए स्क्वायर देखो सबसे पहले।
ऐसे ही लॉजिक्स यूज़ करो, इतना टफ पेपर भी नहीं है कि सॉल्व भी ना हो. ओके, रिलेशन. शीला सेड रमेश इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मदर. हाउ इज रमेश रिलेटेड टू शीला? अच्छा, रमेश इज सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मदर, मतलब मेरे मम्मी के भाई का बेटा. हाउ इज रमेश रिलेटेड टू शीला? कजिन. माँ में भाऊ, मतलब मामा का लड़का, माँ में भाऊ. ठीक है, इतना ये तो काफ़ी ईजी था. अभी फिर से इफ अजम्पशन वन ओनली इज इम्प्लीसिट, ये अजम्पशन एंड इम्प्लीसिट वाले क्वेश्चन है. थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा उसको. इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क प्रॉपरली बाय दिस वीकेंड वी शैल गो टू अ पिकनिक एंड द फादर प्रॉमिस द सन. अगर कंप्लीट किया होमवर्क तो ये पिकनिक लेके जाएंगे. तो चिल्ड्रन यूजुअली अवॉइड होमवर्क. हाँ, चिल्ड्रंस को होमवर्क पसंद नहीं, इसीलिए वो अवॉइड करते. बट चिल्ड्रन यूजुअली डिसलाइक स्कूल एंड प्रेफर टू गो टू पिकनिक. हाँ, होमवर्क देते ना स्कूल में, पढ़ाई करवाते, तो उनको स्कूल में जाने के लिए तो वैसे भी कंटाला आता है. एंड दे प्रेफर टू गो टू पिकनिक. इसलिए हमारा ऑप्शन है सी. इफ बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिट, माने ही टोटल कंप्लीट आंसर, कंप्लीट रिस्पॉन्स. ओके, या फिर इम्प्लीसिट का और एक मतलब क्या था कि उसके रिलेटेड. ओके, अभी आगे बढ़ेंगे हम वापस से. ये तो कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. सबसे पहले ऑल टाइपिस्ट आर स्टेनोग्राफर्स. तो टाइपिस्ट अंदर आएगा, क्योंकि जो ऑल रहता है वो अंदर आता है, उसके बाहर आएगा स्टेनोग्राफर. सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स. सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स. अभी हमने ये क्यों लिया? क्योंकि कुछ ऐसा डायरेक्ट रिलेशन बताया नहीं, तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया. ठीक है, अभी यहाँ पर ना और एक वे में हम ये वेन डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा ये तो स्टेनोग्राफर ऐसे कैसे, ये हमारे टाइपिस्ट है, और अभी यहाँ पर हमने इनको ऐसे ले लिया, ये हमारी गर्ल्स है. ऐसे दो वेन डायग्राम्स कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का बताया ही नहीं है इन्होंने, तो हमको तो कुछ ना कुछ हमारे बेसिक नॉलेज से करना पड़ेगा ना. तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अभी आगे देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है. क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर क्या बोला है, सम टाइपिस्ट आर गर्ल. अगर हम देखेंगे ये वाला तो इसके बेसिस पर सम टाइपिस्ट आर गर्ल हो सकता है. फिर ऑप्शन क्यों क्या दिया है, नो टाइपिस्ट इज अ गर्ल. अगर ये देखेंगे तो इसके जगह पर नो टाइपिस्ट इज अ गर्ल ये भी देंगे, तो इसलिए हम ऑप्शन लेंगे नीदर कंक्लूजन पी नॉर क्यू फॉलोज. क्यों लिया, क्योंकि दोनों वेन डायग्राम्स से दोनों अलग अलग, मतलब दो अलग वेन डायग्राम से दो अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो वो तो सही नहीं है ना, वो तो गलत है. इसीलिए हम डायरेक्टली उसको नीदर पी नॉर क्यू फॉलोज बोल देंगे. फटीग, रनिंग, फास्टिंग. अभी अप्रोप्रिएट रिलेशन 33 का क्या है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बाय एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. तो फटीग है, क्यों थक जाएंगे, भागकर थक जाएंगे. और फास्टिंग का लगेगा, फास्टिंग करेंगे तो हमें क्या लगेगी, भूख. ऑप्शन सी, फास्टिंग, हंगर. फास्टिंग, उपवास करते हैं ना, तो फिर भूख लग जाती है, तो दैट इज हंगर का फास्टिंग. अभी हम आगे देखेंगे. 33 हो गया हमारा. 34, Which one of the following words is different from the others? Beautiful, anger, honest, cruel. ऑप्शन है ब्यूटीफुल, क्योंकि एंगर, हॉनेस्ट और क्रूएल ये सारे क्वालिटीज़ है. ब्यूटीफुल तो अपीरियंस है, मतलब जो दिखता है, ये तो अंदर की है क्वालिटीज़. इन अ हॉस्पिटल 260 patients of skin disorder were treated. If 150 of them had been exposed to chemical A, 150, 76 to chemical B and 38 to both. Find out the number of patients exposed to chemical B but not chemical A. मतलब सिर्फ B को एक्सपोज कौन कितने हुए ये पता करना है. तो सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम निकालेंगे. हमारा वेन डायग्राम कैसे रहेगा, A और ये हमारा B, ये दो केमिकल है, यहाँ पर 150 लोग आएंगे और यहाँ पर 76, और ये कितने 38 जो कॉमन है. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसे कितने हैं जो कि सिर्फ बी को एक्सपोज हुए पर ए को नहीं. तो बी में कितने लोग हैं, 76 लोग हैं, और 76 में से कॉमन कितने हैं जो ए और बी के लिए दोनों के लिए, -38. तो 76 - 38 करो, आंसर है 38. सो आंसर इज ऑप्शन बी, 38. फाइंड आउट कर लो आप ही. हमको सिर्फ बी पूछा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन ही पूछा नहीं है, तो हम क्यों ही कॉम्प्लिकेट करें ना. बी में कितने पेशेंट है जो सिर्फ बी को ही एक्सपोज हुए हैं और ए को नहीं हुए हैं, मतलब कि इसमें से ये टोटल में से पूछा है. हाँ, ये टोटल में से, ये जो 150 वाले हैं उसमें से नहीं,
ये जो बी और ये जो कॉमन है ना, उसमें से, मतलब इसमें से सपोज 76 प्लस और कितने लोग हैं जो कॉमन है, ये 76 बी को हो रहे हैं और ये 38 जो है कॉमन के, तो इसमें से जो फाइंड आउट नंबर ऑफ पेशेंट्स एक्सपोज टू केमिकल बी, मतलब 76 प्लस 38 में जाएगा अभी वो नंबर, और 38 भी टोटल नहीं आएगा, उसमें से भी अभी ये 150 में से अगर बी ए का पूछते थे तो उसमें से हम ए के लिए भी माइनस करते थे, 150 में से 150 माइनस 38 करते थे अगर वो ए के लिए पूछते थे, उन्होंने बी के लिए पूछा, इसके लिए हमने 76 माइनस 38 किया। अभी मैं इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इजी रहने देते हैं। अभी क्या पूछा है, बिलो आर गिवन द नेम्स ऑफ 4 cities, रीअरेंज द अल्फाबेट्स प्रॉपरली एंड फाइंड ऑड मैन आउट। हाँ, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहला, सबसे पहले क्या है, जोधपुर, दूसरा है कानपुर, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है एलोरा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स, ये सारे सिटीज़ के नाम है। तो अभी इसमें से फाइंड ऑड मैन आउट, तो एकदम ईजी है। देखो यहाँ पर ये एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, 2 वॉवेल हो गए। यहाँ पर ये एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, 2 वॉवेल हो गए। यहाँ पर ये एक वॉवेल है और ये एक वॉवेल है, हो गए 2। अभी यहाँ पर 1, 2 और 3, हमारे पास में 3 टोटल वॉवेल्स है। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स तो आपको पता ही है, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये क्या होते हैं, वॉवेल्स। और जो बचे वाले 21 है वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एलोरा। ठीक है, मैंने एलोरा की उसमें स्पेलिंग अलग दी है और मैंने अलग लिख दी है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। बट मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे हाथ से। तो 3 वॉवेल से, इसीलिए डी ऑड आएगा। अभी अ प्राइवेट एजेंसी कंडक्टेड प्री इलेक्शन पोल इन मुंबई इन जनवरी 1995 टू फाइंड आउट वोटर्स प्रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आउट ऑफ द रैंडमली ड्रॉन सैंपल ऑफ 5000 वोटर्स, 1000 पर्सन सेड दैट दे हैड नॉट डिसाइडेड, तो वो चले गए। द वोटिंग प्रेफरेंसेज ऑफ रिमेनिंग सैंपल इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अभी इसमें से कांग्रेस दिया है, कांग्रेस आए, शिवसेना, बीजेपी अलायंस है, और अदर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स, इनका पार्ट है। तो अभी इसमें से हमको क्वेश्चंस देखने हैं। ऑप्शन ए 37, सॉरी ऑप्शन नहीं, 37, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ वुमेन वोटर्स इन मुंबई डू नॉट फेवर कांग्रेस। अभी इसमें ऐसा उन्होंने बोला है, बट अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1000 वुमेन है जो कांग्रेस को फेवर कर रही है, और इन सब में भी सबसे ज़्यादा 1000 है और इसमें भी 1000 है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, कन्फर्म। ऑप्शन ए तो कन्फर्म रॉन्ग, ऑप्शन ए तो कन्फर्म। फिर बी भी गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए आंसर क्या है, डेफिनेटली फॉल्स, पक्का गलत है, क्योंकि उसमें 1000 औरतें हैं जो सपोर्ट कर रही है ना, तो फिर तो गया वो क्वेश्चन। अभी अ मेजोरिटी ऑफ मुंबई मेल वोटर्स फेवर द शिवसेना बीजेपी अलायंस। अभी मेजोरिटी, हाँ ये देखो 1800 लोग फेवर कर रहे हैं, तो ये तो मेजोरिटी है। किस तरह से, क्योंकि इधर से भी देखो तो मेजोरिटी है और इधर से भी देखो तो मेजोरिटी है। ये टोटल है, हाँ इसको कंसिडर मत करना, ये टोटल है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका आएगा, ऑप्शन है डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। आगे, कांग्रेस आई कैन गेट मेजोरिटी ऑफ सीट्स इफ द अलायंस स्प्लिट्स अप बिफोर द इलेक्शन। अलायंस जो कि शिवसेना और बीजेपी वाला है, अगर वो टूट गया तो फिर कांग्रेस मेजोरिटी बनेगी क्या? हाँ बनेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके पास में 2200 सीट है, तो 2200 का हाफ हो जाएगा, तो दोनों को 1100 मिलेगी, और उनके पास अकेले के पास में 1600 है, तो इसीलिए ऑप्शन आएगा प्रोबेबली ट्रू। मतलब टूटेगी तब होगा ना, इसीलिए प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली नहीं बोला है, प्रोबेबली बोला है। अभी फिर से आगे वैसे ही क्वेश्चन से प्रोबेबली, हाँ प्रोबेबली ट्रू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 से 42, बिलो आर गिवन मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स अक्षय एंड अभय इन 4 पेपर्स ईच, स्टडी दिस मार्क्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी हम ना सबसे पहले नीचे जाने से पहले ही हम ऊपर एक चीज़ देख लेंगे। यहाँ पर है अक्षय और ये है अभय, इनके पास कितने पेपर्स है, ये वाले, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स, और ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, ये देख लो, 75 + 100 + 80 + 70, मैक्सिमम है 325। ये इधर भी 80, 75, 100 और 70 सेम, उन दोनों का है 325। अभी आगे क्या बताया है कि इनको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, तो 45, 65, 50, 35। इनकी टोटल, अक्षय की टोटल क्या आ रही है, A1 की टोटल आ रही है
195। और अभी ये अभय है, इसको 56 मिले, 40 मिले, 44 मिले, 40 मिले, 42, और अभय की टोटल क्या आ रही है A2 हमारा 182। आप पहले इसको कैलकुलेट करो। तो ये तो प्रूफ हो गया कि अभय अक्षय के पास में ज़्यादा मार्क्स हैं। ये देखो ध्यान में रखो, अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वही। 40, कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अक्षय एंड अभय टुगेदर द बेस्ट परफॉर्मेंस इज शोन बाय। अभी ये तो पता है कि अक्षय के ज़्यादा मार्क्स है अभय से, तो अभय वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अभी आगे देखेंगे कि कौन से पेपर है उनके पास। अक्षय का पेपर 2 है और पेपर 3 है, तो इन दोनों में से किस में ज़्यादा मार्क्स है। अगर मैं मतलब ऑफिशियल आंसर की में ना, इन्होंने आंसर तो ये 65 वाला दिया है कि ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए 65 दिया है उन्होंने। तो पर मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे ना एक कन्फ्यूजन था, और वो मेरा कन्फ्यूजन वैसे ही रहा है क्योंकि मुझे उसका आंसर मिला ही नहीं। 100 माइनस 65 करते हैं तो 35 आता है, और 80 माइनस 50 करते हैं तो 30 आता है। ठीक है, अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो यहाँ पे 30 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये बेस्ट रहना चाहिए ना। बट हमारे ऑफिशियल आंसर की में दिया है कि ऑप्शन ए अक्षय इन पेपर 2, क्योंकि उसमें उसको 50 से ज़्यादा 65 मार्क्स है, इसीलिए। अगर नंबर के बेसिस पर देखेंगे तो ए आएगा, अगर लॉजिक मतलब वो बेसिस पर देखेंगे तो ऑप्शन सी आएगा। हाउ इज अक्षय's पेपर वाइज परफॉर्मेंस रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। अच्छा, अभी पेपर वाइज परफॉर्मेंस देखनी है अक्षय की। तो सबसे ज़्यादा अक्षय को कौन से पेपर में मार्क्स है, सेकेंड पेपर में 65 मार्क्स है। फिर उसके बाद में आता है थर्ड पेपर जिसमें उसको 50 मार्क्स है। फिर आता है 45 मार्क्स वाला फर्स्ट पेपर, और फिर आता है फोर्थ पेपर 35 मार्क्स वाला। ठीक है, 2 3 1 4। अब 2 3 1 4 वाली सीक्वेंस है क्या, यस ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4। आगे बढ़ेंगे हम। कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अक्षय एंड अभय इन ऑल द पेपर्स, अक्षय हैज़ डन बेटर देन अभय। अभय हैज़ डन बेटर देन अक्षय, बोथ हैव डन इक्वली वेल, इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज़ बेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय हैज़ डन बेटर देन अभय, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। .dat 43, हाँ, .dat इज अ डाटा फाइल, ऑप्शन सी डाटा फाइल। ओके, अभी 44, द टर्म DTH इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ सैटेलाइट्स फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी टेलीविजन ट्रांसमिशन। DTH का फुल फॉर्म क्या आता है, डायरेक्ट टू होम, ऑप्शन डी। 45, द टर्म ब्रॉडबैंड इज यूज कॉमनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। ब्रॉडबैंड सर्विसेज किसके लिए होती है, इंटरनेट के लिए होती है। 46, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल पूछा है, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ईमेल। ईमेल ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम भी बचाता है। टेलीग्राम वगैरह के लिए टाइम भी लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स, ये कॉपीराइट लॉ है 1957 वाला, वो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑडियो विजुअल कंटेंट, यस ऑप्शन ए कॉपीराइट। और ये जो रहता है ना आइडियाज प्रोसीजर्स मेथड, ये पेटेंट वाला होता है। पेटेंट कॉपीराइट के लिए जो सपोज अभी मैं जो म्यूज़िक यूज़ करती हूँ या फिर जो भी यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर कॉपीराइट आता है अगर मैं उसको प्रॉपरली क्रेडिट नहीं देती हूँ तो। 48, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अ पर्सन इज परसीव्ड एज अ डोमिनेंट इफ, नॉन वर्बल में माने कि जो बिना बोले होता है, बिना लिखे होता है, तो उसमें द पर्सन इज रिलैक्स्ड, ओके, द पोस्चर इज इरेक्ट, यस, द गेज इज डायरेक्ट, यस, द बॉडी इज टेंस, नहीं, बॉडी टेंस नहीं रहनी चाहिए। पर्सन रिलैक्स है तो बॉडी टेंस कैसे रहेगी, इसलिए ऑप्शन 1 2 3 बी, ऑप्शन 1 2 3। आगे, ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम्स फुकुशिमा बिकेम नोन फॉर दिस रीजन, ये 2011 का पेपर है, तो उसके पहले एक न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट बाय सुनामी आई थी, उसके बाद में ये हुआ था। जोहाट 50, जोहाट इज अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, ऑप्शन सी। 51, द वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली डन बाय worms, ऑप्शन सी worms। 52, लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ मिल्क। 53, लूनार इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, लूनार इक्लिप्स, अभी जो ए है ना, सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये सोलर इक्लिप्स के लिए। मून सॉरी सन आता ही नहीं, ये वाला जो है बी, मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये सोलर इक्लिप्स के लिए कंडीशन। अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, इट इज़ फॉर ऑप्शन सी, इट इज़ फॉर लूनार इक्लिप्स, ऑप्शन सी लूनार इक्लिप्स के लिए है। अर्थ बीच में आती है सन के और अर्थ के, सन के और मून के, यहाँ पर अर्थ है
ये आ जाती है बीच में हमारे, ये है सन इसके और ये है मून इसके, ठीक है। और जब मून आता है बीच में अर्थ के और सन के, उसे क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स। आगे 54, इन रिसेंट टाइम्स वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न लीड ड्यू टू द अपोजिशन फॉर डेवलपिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एट जैतापुर। ऑप्शन बी जैतापुर। 2011 का पेपर है, तब का करंट अफेयर है वो। अभी ये एजुकेशन से रिलेटेड। द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी इज वाइस चांसलर, कुलगुरु। हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। फिर आगे द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD जॉब है एजुकेशन मिनिस्ट्री, 2021 से वो हो गई एजुकेशन वाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स: डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज। ऑल द 4। ये क्वेश्चन थोड़ा टिक मार्क करके देख लो, आगे के एग्जाम में भी आ सकता है, अपने अभी की जो एग्जाम है उसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज। आगे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला इज अ सेंटर ऑफ फॉर फ्री एंड क्रिएटिव इंक्वायरी इनटू लाइफ एंड थॉट। ऑप्शन सी। टर्म ऑफ द फॉलोइंग 58, द टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटीज को टर्मिनेंस विद दैट ऑफ द वाइस चांसलर। को टर्मिनेंस माने कि अगर चांसलर का, वाइस चांसलर का टर्म खत्म हो गया है तो उनका भी टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये कौन होता है? डायरेक्टर, BCUD, जो महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडल के जो डायरेक्टर होते हैं, संचालक होते हैं। ऑप्शन अब 59, द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नाम में दिया हुआ है, इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, गवर्नमेंट के एक्ट से बना हुआ है। फिर इट प्रमोट्स क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, हाँ उसके नाम में टेक्निकल है। ओवरसीज द एक्टिविटीज ऑफ UGC इन मैटर्स ऑफ टेक्निकल, नो, UGC सबका बाप है, सबसे बड़ा UGC रहता है, उसके अंडर ही सब आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 2 आर करेक्ट। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू, मतलब के फॉल्स, रिगार्डिंग ओपन एजुकेशन सिस्टम। इट कॉम्प्रोमाइजेज नेसेसरी क्वालिटी कंसिडरेशंस, it provides opportunity to learners located at remote places, correct. It provides concessions regarding regular attendance, हाँ. It is not costly as compared to regular education, correct. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि फॉल्स है, कि ये क्वालिटी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अभी थोड़ा सा मोटिवेशन, एग्ज़ाम पास में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक करो और बहुत सारे वीडियोस वगैरह जो भी अननेसेसरी है वो सारे देखो। जितना पहले पढ़ा है वही पढ़ो वापस से, जो वीडियोस देखे वही वीडियोस वापस से देखो और एकदम शांति से लो, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ प्रयास करना है, परिणाम तो ऊपर वाला ही देने वाला है। प्रयास अच्छा होगा तो परिणाम भी पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ाई करो। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पानी पीते रहो और खुश रहो। थैंक यू।